हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसी क्या होती है। तो एमएनसी के रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस एमएनसी कौन कौन सी हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि एमएनसी क्या होती है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी इज ए कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन and control the production of goods or services in at least one country other than its home country। यानी मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, उसकी स्वामी होती है एट लिस्ट अनदर कंट्री में, होम कंट्री की बजाय। यानी कि अपनी कंट्री में तो करती है, उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे दूसरी कंट्री में भी जो प्रोडक्शन और सर्विसेज का गुड्स का प्रोडक्शन करती है और उनकी स्वामी भी होती है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन रूट 1994, एमएनसी इज ए पेरेंट कंपनी दैट engaged in foreign production through its affiliates located in several countries, exercises direct control over the policies of its affiliates, implements business strategy in production, marketing, finance and staffing that transcend national boundaries। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में करती है, उनकी स्वामी होती है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को उत्पादन करती है और उनको सेल करती है। तो जो फ्रैंकलिन है इसने भी एमएनसी को डिफ़ाइन किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करती है मार्केट में, फाइनेंस में एंड ट्रांजैक्शन नेशनल बाउंड्रीज पे, यानी टेक्नोलॉजी वगैरह का भी ट्रांसफ़र करती है, रॉ मटेरियल का ट्रांसफ़र करती है, अपनी होम कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शन है उसको भी ले जाके जो है दूसरी कंट्री में जहाँ इसकी ब्रांच है वहाँ पे उसको सेल आउट करती है। यानी एमएनसी जो होती है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका जो मेन ओरिजिनल हेडक्वार्टर वो होता है एक कंट्री में होता है और उसकी ब्रांच जो होती है वो वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्री में काम कर रही होती है। यानी एक कंपनी वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे देशों में अपनी ब्रांच का इस्टेब्लिशमेंट किए हुए है। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन आल्सो बी रेफर्ड। इसको एमएनसीज को हम एमएनई, टीएनई, टीएनसी या इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं। यानी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, ट्रांजेशनल एंटरप्राइजेज, ट्रांजेशनल कॉरपोरेशंस एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस एक्स्ट्रा। यानी कि एमएनसी की ये दूसरे नेम्स भी है जिनसे भी हम एमएनसी को जान सकते हैं। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स भी, कौन कौन सी फेमस एमएनसीज है जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। तो इसमें आता है फोर्ड कंपनी जो है, इसकी कार वगैरह जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इनकी जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है इनका। आईबीएम हो गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, फिलिप्स होगी। द लार्जेस्ट एमएनसी कौन सी है? वॉलमार्ट स्टोर्स, एक्सॉन मोबिल, रॉयल डच शेल। दीज कंपनीज हैव टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ द जीएनपीज ऑफ सम कंट्रीज। यानी कि ये जो टॉप की एमएनसीज है जो वर्ल्ड लेवल पे जो है इनकी बहुत सारी कंट्रीज़ में इनकी ब्रांचेस काम कर रही है और इनकी जो टर्नओवर, इनको जो प्रॉफिट, इनकी इनकम जो है वो कुछ छोटी कंट्री ऐसी है जिनकी टोटल जीएनपी से ज़्यादा तो ये प्रॉफिट कमा लेती है अपनी वहाँ से ब्रांचेस से जो अलग अलग कंट्रीज़ में इनकी काम कर रही है। तो इनकी टर्नओवर जो है वो कुछ कंट्रीज़ की जीएनपी से ज़्यादा है। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एमएनसीज। तो एमएनसी की क्या हिस्ट्री है, कब इसका जो है वो हम ये कहेंगे कि स्टार्टिंग हुई थी। तो दीज कॉरपोरेशन ओरिजिनेटेड अर्लियर इन द 20th सेंचुरी एंड एक्सपेंडेड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। 20वीं शताब्दी जो थी उसमें जो है अर्लियर में इसकी जो शुरुआत हुई एमएनसीज की, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है हम ये कहेंगे कि ये जो एमएनसी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनकी प्रोग्रेस हुई। A multinational corporation developed new products in its native country and manufactured them abroad। यानी ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है कि नए प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में, नेटिव में जहाँ की वो कंपनी है वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनाती है
मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको अब्रॉड विदेशों में जहाँ पे उसकी कंपनी काम कर रही है वहाँ बेच देती है। जैसे फोर्ड कंपनी है, उसकी जो ओरिजिनल ब्रांच है जहाँ से उसका नेटिव जो कंट्री है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन करेगी वो, और जहाँ जहाँ उसकी कंपनी की ब्रांचेस जिस जिस कंट्री में काम करे वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट वहाँ बेच देती है। मतलब ये वहाँ भी उसका प्रोडक्शन भी करती है और अपनी कंट्री प्रोडक्शन करके भी बेचती है। Almost all the earliest and largest multinational firms were either अमेरिकन, जापानीज और वेस्ट यूरोपियन। तो सबसे एट प्रेजेंट जो लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अमेरिका की है, जापान की और वेस्ट यूरोप की है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades मैनी स्मॉलर कॉरपोरेशन हैव आल्सो बिकम मल्टीनेशनल। पिछले कुछ सालों में, यानी कि जैसे कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है एक्सपेंड हुई है मल्टीनेशनल कंपनीज, इनकी प्रोग्रेस काफ़ी रही है। तो जिस वजह से क्या थी, कुछ छोटी कंपनीज थी, यानी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, जिस बेस पे क्या है वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में उभर के सामने आई। सच एंटरप्राइजेज मेंटेन दैट दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन अदर कंट्रीज़। तो एंटरप्राइजेज जो होती है, ये कंपनीज जो होती है, मेन इनका क्या होता है कि जहाँ पे जिस कंट्री में काम कर रही होती है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करती है, वेल्थ भी क्रिएट करती है, टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूवमेंट करती है। तो इस तरह से मल्टीनेशनल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मल्टी यानी कि जो एक से ज़्यादा काम करती है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ में एक कंपनी काम करती है, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्रीज़ में बेचती है, अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेज होती है, और एक जहाँ से उसका नेटिव है वहाँ से उन सबको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आता है रीज़न फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएनसीज, यानी कि एमएनसी के इस्टेब्लिश होने के पीछे वजह क्या है, किस कारण से एमएनसी जो है वो इतनी प्रोग्रेस कर रही है, इनकी इतनी इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। तो सबसे पहला इसका रीज़न है टू इंक्रीज़ मार्केट शेयर, यानी कि एमएनसी की प्रोग्रेस, यानी कि एमएनसी का मतलब क्या रीज़न है इनका सामने उभर कर आने का। पहला तो इनका यही है कि मार्केट शेयर जो होता है वो इंक्रीज होता है। कैसे होगा, मान लो फोर्ड कंपनी थी, पहले अपनी नेटिव कंट्री में वो प्रोडक्शन करती बेचती थी, अब उसका प्रोडक्शन, उसके पास सोर्सेज ज़्यादा है, वो बहुत मात्रा में प्रोडक्शन कर सकती है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, बट मार्केट छोटा था क्योंकि नेटिव में ही वो बेच रही थी। तो उसने क्या किया कि दूसरी अलग अलग कंट्रीज़ में जान के वहाँ पे अपनी जो कंपनी स्टार्ट कर दी और वहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। तो जो सरप्लस था उन कंट्री में भेज देती, वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ करके भी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, यानी कि उनका मार्केट पहले जो नेटिव कंट्री थी अब और वर्ल्ड लेवल की और कंट्रीज़ भी आ गई, तो यानी कि उनका मार्केट का शेयर बढ़ गया। नेक्स्ट इसका पर्पज़ इस्टेब्लिशमेंट का है टू सिक्योर चीपर प्रीमिसेस एंड लेबर, यानी कि जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में लेबर बहुत ज़्यादा और सस्ता है वहाँ पे एमएनसी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट होगी वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो उनको सस्ता लेबर आसानी से मिल जाएगा, जिस वजह से उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, उसका एक्सपोर्ट करेगी और वहाँ पे प्रोडक्शन करके दूसरी कंट्रीज़ में बेचेगी, जिस तरह से वो प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इन अदर कंट्री में बी मोर रिलैक्स्ड, यानी एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, ये इस तरह की जो फैसिलिटीज़ जिस कंट्री में अच्छी तरह की प्रोवाइड की जाती है, यानी गवर्नमेंट सपोर्टिव होती है जिस कंट्री की एमएनसी को लेके एम्प्लॉयमेंट वगैरह को बढ़ाना चाहती है, तो वहाँ पे भी एमएनसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट करना चाहेगी जिन कंट्री में हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ दी जाती है। टू अवॉइड और मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड, यानी जिस कंट्री में एमएनसी जो इस्टेब्लिश होती है वहाँ की गवर्नमेंट अगर उस एमएनसी पे कम से कम टैक्स लगाती है तो वो एमएनसी जो होती है वहाँ उस कंट्री में अपनी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहेगी। फॉर एग्जांपल फोर्ड की कंपनी इंडिया में आके अपना काम शुरू करना चाहती है, यहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश, अगर यहाँ की गवर्नमेंट ने मान लो कि टैक्स बहुत ज़्यादा हाई रख दिया, अभी अगर आप एमएनसी फोर्ड की कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश करोगे तो आपको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो एमएनसी प्रेफर नहीं करेगी इंडिया को, इंडिया की बजाय दूसरी कंट्री में चली जाएगी जहाँ पे उसको लग रहा है कि उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है। और अगर इसकी बजाय इंडिया ये करती है कि इंडिया चाहती है कि इंडिया में फोर्ड कार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिसके लिए वो क्या करेगी, एमएनसी को बुलाएगी, उनको कहेगी कि हम जो है वो एक कम टैक्स रेट रखते हैं आपको, और जो है ड्यूटीज़ के ऊपर भी टैक्सेस वगैरह है उनको भी काफ़ी कम करते हैं, तो वो
कंपनीज कंफर्टेबल रिलैक्स्ड फील करेगी और वो इंडिया में अपनी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्टिव है, यहाँ पे टैक्स रेट कम हो रहा है, जिस वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और वो इंडिया जैसी कंट्री में काम करना पसंद करेगी। तो यानी कि टैक्स रेट क्या है वहाँ की गवर्नमेंट्स की एमएनसी के ऊपर, तो वो भी डिफाइन करती है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी कि नहीं। नेक्स्ट है टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। कुछ गवर्नमेंट्स ये चाहती है कि उनकी कंट्रीज़ में किसी स्पेसिफिक कमोडिटी का प्रोडक्शन, किसी का कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। मान लो कि इंडिया में फोर्ड कंपनी की कार की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इंडिया को बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी पड़े, तो इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि उसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो जाए। तो वहाँ की कोई एमएनसी आती है तो उसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो टैक्स कम रखेगी, उनको ग्रांट प्रोवाइड करेगी, उनको अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, उनको सस्ती रेटों पर लेबर प्रोवाइड करेगी, सस्ती रेट पर उनको बिजली प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज़ वगैरह देगी। तो जिस वजह से क्या होगा कि एमएनसी जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करेगी और यहाँ पे काम करना चाहेगी। और इस तरह से गवर्नमेंट्स के ग्रांट्स जहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पे भी एमएनसीज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करना अपना स्थापना करना पसंद करती है। नेक्स्ट है टू सेव ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द मार्केट प्लेस, जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, नज़दीक है और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम आती है, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न है कि एमएनसी इस्टेब्लिशमेंट होती है। टू डेवलप एन इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल लेवल पे अपने ब्रांड को आप फैलाना चाहते हैं। एप्पल हो गया, आईबीएम कार होगी, फोर्ड कार होगी, यानी कि इंटरनेशनल एक ब्रांड बना हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे हर एक जो है वो उसकी डिमांड करे, हर एक कंट्री उसकी डिमांड करे। ये भी रीज़न होता है कि एमएनसी जो कंपनियाँ होती है वो हर जगह हर एक कंट्री में अपनी ब्रांच को ओपन करना चाहती है, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो एक बड़ा ब्रांड के रूप में उभर के आए, सब लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें। तो ये थे एमएनसी के किसी कंट्री में इस्टेब्लिश होने के रीजन्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है एमएनसी की होस्ट कंट्री को। होस्ट कंट्री कौन सी होती है, जो कंट्री जिसकी कंपनी चल रही है, फॉर एग्जांपल यूके की कोई कंपनी है वो एमएनसी है और जहाँ पे यूके में बैठी हुई हेडक्वार्टर है उसका और दूसरे देशों में उसकी ब्रांचेस चल रही हैं, तो यूके की कंट्री जो है वो यूके जो है उसकी होस्ट कंट्री होगी। तो उसको क्या फ़ायदा होगा जिस कंट्री ने एमएनसी स्टार्ट की हुई है, तो सबसे पहले उसका फ़ायदा होगा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वो दूसरे देशों में अपनी कंपनियों के थ्रू काम करती है, वहाँ की कोई अगर उसको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, वहाँ पे कैपिटल मिलती है, एंटरप्रेन्योर अच्छे मिलते हैं, तो उनको अडॉप्ट करती है और अपनी कंट्री में उनका जो है वो ट्रांसफ़र करती है उनको। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लेवल एंड दूज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द होस्ट कंट्री। अलग अलग कंट्रीज़ में अगर कोई एमएनसी काम कर रही है तो वहाँ की यही होगा कि वहाँ पे जो इतना प्रॉफिट कमा रही है वो तो उसका वापस अपनी कंट्री में रहा है जहाँ पे उसकी ओरिजिनल ब्रांच है। तो इससे क्या होगा कि उसके पास और ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगी, और ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेगी, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, तो जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर लोकल कंज्यूमर, जो लोकल कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज़ इन इंपोर्ट्स, उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो है कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं और इंपोर्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ एमएनसी टू द होम कंट्री। होम कंट्री को इसका क्या बेनिफिट होगा, एक्वाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो कहते हैं रॉ मटेरियल आएगा। टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द कम्पिटिटिंग ग्लोबल मार्केट में जो है उनकी जो है वो एक्वायर्ड किए जाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ कंपोनेंट एंड फिनिश गुड्स फॉर असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉरेन मार्केट्स में। इनफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम ओवरसीज प्रॉफिट, रॉयल्टीज़ एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का इनफ्लो होगा उनकी कंट्रीज़ में, तो ये होम कंट्री को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड एट द गवर्नमेंट लेवल, लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ इम्पोर्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए ग्लोबल डिस्प्रेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन होम कंट्रीज,
डिस्ट्रॉय कंपटीशन एंड एक्वायर मोनोपोली, यानी कि एमएनसीज के एडवांटेज है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। कई प्रकार के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज कर दिए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एमएनसी जो होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं कमा पाती, और लिमिटेड क्वांटिटीज़ में कुछ एमएनसीज की क्वांटिटी जो प्रोडक्शन कर रही है उन पे जो होता है बैन कर दिया जाता है, उन पे एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि आप इतना ही इम्पोर्ट कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए ग्लोबली डिस्प्रेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होती है वो कई बार गड़बड़ा जाती है, क्योंकि एमएनसी बहुत सारी ब्रांचेज में काम कर रही है, तो कई कंट्रीज़ में काम कर रही है, तो उसकी मैनेजमेंट एक कंट्री के हाथ में, तो मैनेजमेंट में कई बार डिस्टर्बेंस आ जाती है। स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन होम कंट्रीज़, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ डाउन स्लो हो जाती है कई बार किसी होम कंट्रीज़ में। डिस्ट्रॉय कंपटीशन एंड एक्वायर मोनोपोली, कंपटीशन ख़त्म कर देती है कई बार एमएनसी जो होती हैं और मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, तो ये सारी जो है एक एमएनसी इस्टेब्लिशमेंट की डिसएडवांटेज भी है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।